नमस्कार दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य आरंभ हो गया है और इसी सिलसिले में आज का ये हमारा जो वीडियो है कि इस भूमि सर्वेक्षण के अंदर आप किस तरह से भाग ले सकते हैं। भूमि सर्वेक्षण बिहार में बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है और इसी भूमि सर्वेक्षण का मैं एक भाग हूँ। मैं विशेष सर्वेक्षण अमीन मैं इस भूमि सर्वेक्षण में कार्य कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इस भूमि सर्वेक्षण में आप किस तरह से भाग ले सकते हैं। देखिए, इस भूमि सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए हमारे पास दो प्रपत्र होता है। एक तो प्रपत्र 2 होता है और एक प्रपत्र 3.1 होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा प्रपत्र 2 स्वघोषणा का प्रपत्र है, जो रैयत द्वारा स्वामित्व उधारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र होता है। और इसके बाद एक प्रपत्र 3.1 होता है, जो वंशावली का प्रपत्र होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ये प्रपत्र 2 किसको भरना है, कौन से व्यक्ति हैं जिनको प्रपत्र 2 भरना है और कौन से व्यक्ति होंगे जिनको प्रपत्र 3.1 भरना है। 3.1 मतलब वंशावली का प्रपत्र, ठीक है। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे प्रपत्र 2 को लेके। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, गलत बता रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कोशिश करूंगा मैं कि वो सारा चीज़ आपको क्लियर कर दूं एक वीडियो के अंदर। और ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सर्वे अभी आप नहीं कराते हैं तो आपसे बहुत मिस्टेक हो जाएगी, बहुत भूल हो जाएगी। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ हमारा जो है राजस्व ग्राम, ठीक है। अब देखिए, इस चीज़ को समझिए। राजस्व ग्राम के अंदर अब जो आपको भरना है, तो आप जिस मौजे में रह रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। राजस्व ग्राम का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आप किसी हटनी गांव के निवासी हैं, तो हो सकता है कि आपका जो ज़मीन है वो हटनी में भी हो सकता है, बगल के गांव घोघडिया में भी हो सकता है, बगल के गांव सीतामढ़ी में भी हो सकता है। इस तरह से आपका बहुत जगह ज़मीन हो सकता है। तो आपका ज़मीन जिस जगह पे है और जिस भी ज़मीन पे आप दावा कर रहे हैं, तो उस ज़मीन जो जिस मौजा में रहेगा उस मौजा का नाम यहाँ पे होगा। मान लीजिए कि आपका जो ज़मीन है वो हटनी में है, मान लीजिए, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हटनी। आप हिंदी और इंग्लिश कहीं किसी भी तरह से भर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब इस हटनी का थाना नंबर कितना है, तो वो थाना नंबर यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद हल्का नंबर। हल्का दोस्तों होता है कि 2-4 मौजा मिला के एक हल्का कर्मचारी बनता है, हल्का नंबर बनता है। तो अगर ये आपको पता हो तो आप भर दीजिए, नहीं पता हो तो छोड़ दीजिए। ऐसे केवाला या खतियान के अंदर ये हल्का नंबर मिल जाएगा आपको, थाना नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हटनी मौजा जो है किस पुलिस थाना में आता है, अंचल क्या है, जिला क्या है, तो ये सब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब भर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ कि प्रपत्र 2 उन लोगों को भरना है जो जीवित हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रपत्र 2 उन लोगों को भरना है जो जीवित है और जिनके नाम से ज़मीन है, ठीक है। जो केवालगी ज़मीन लिए हुए हैं उनके लिए प्रपत्र 2 है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आता है कि जो जीवित नहीं है, मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस के अंदर होता है दोस्तों कि आप ये प्रपत्र 2 तो भरेंगे ही, साथ में प्रपत्र 3.1 जो मैंने आपको पहले दिखाया उसको भी भर के देना है, वंशावली का प्रपत्र, ताकि सर्वेयर को, कर्मचारी को समझ में आए कि आप जो हैं उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं। इसलिए आपको 3.1 प्रपत्र भरना होता है। तो आज हम मेनली बात करेंगे प्रपत्र 2 को भरने का तरीका। तो ऊपर का जो भी है ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पहला देखिए, पहला कॉलम के अंदर लिखा हुआ है रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। इस कॉलम को अगर आप समझ गए तो आपका आधा समस्या का हल हो जाता है। अक्सर लोग इसी कॉलम में गलत कर रहे हैं। देखिए, रैयत का नाम अगर आपके नाम से केवाला है तब तो फिर क्लियर है, आप ही रैयत हुए, ठीक है। तो आप इसमें एक करके आप अपना नाम, मान लीजिए आपका नाम राम कुमार है तो आपने राम कुमार लिख दिया, तो आप हो गए रैयत। तो यहाँ से तो कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, आपका केवालगी ज़मीन है और आप रैयत हो गए, आपके नाम से ज़मीन है। आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद आप अपने पिता का नाम डालेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए खतियानी ज़मीन के लिए इस फॉर्म को भर रहे हैं, उस केस में क्या करेंगे। उस केस में देखिए, आपका खतियान में आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन होगा, ठीक है। और अभी जो खाता खुलेगा मृत व्यक्ति के नाम से खाता तो खुलेगा नहीं,
खुलेगा किसके नाम से, उसके वंशज के नाम से जो जीवित है। तो उस केस में इस फॉर्म को कैसे भरना है, उस केस में आपको करना क्या है कि जो मूल रैयत है, मूल रैयत मतलब जिसके नाम से खतियान पहले था, तो उस खतियान में जिसका नाम है मान लीजिए राम कुमार है और आप उसके पोते हैं, तो इसमें अब और पोते हैं और पोते मान लीजिए कि वो उसके बेटे हुए, इनके 2 बेटे हुए और 2 बेटे के मान लीजिए फिर 2 बेटे हुए। तो इसमें आपको वंशावली नहीं दिखाना है, वंशावली का फॉर्म तो भरिएगा ही, इसमें बस अब अंश करके, ये हम बता रहे हैं खतियान वालों के लिए, तो अंश 1 लिखना है और अंश 1 में फिर पहले आप जो भी नाम है, मान लीजिए श्याम नाम है तो श्याम लिख देना है। फिर अंश 2, अगर 2 बेटे हैं तो अंश 2 लिखना है और जो भी उसका नाम है वो लिख दीजिए, मान लीजिए राम बालक, तो राम बालक लिख दिए। तो इस तरह से जो है आपको ये रैयत का नाम भरना है। मतलब ये कि मूल रैयत कौन है और अभी फिर से खाता किन के नाम से खुलना है, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया रैयत का नाम। साथ में आप पिता का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे पिता करके, पिता जो भी हैं इनके, उनका नाम आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अस्थाई पता, अस्थाई पता में क्या सब होता है, ग्राम, पोस्ट, अंचल, थाना, ठीक है, जिला, पिन कोड, इतना चीज़ आपको दोस्तों डाल देना, ठीक है। उसके बाद देखिए खाता खेसरा रकबा। तो अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही खेसरा होगा, बहुत सारे प्लॉट होंगे आपके पास, बहुत सारा खाता होगा, तो आपको हर एक खाता का खेसरा लिखना है और उसका रकबा लिखना है और उसी खेसरा का, उसी प्लॉट का चौहद्दी भी लिखना है। तो मान लीजिए आपके पास जो एक कोई ज़मीन है उसका खाता नंबर 72 है और वो खेसरा मान लीजिए खेसरा नंबर 132 है, तो ये लिख दीजिए। उसके बाद उसका जो रकबा है मान लीजिए वो 10 डिसमिल का है, यहाँ लिख दीजिए 10 डिसमिल, ठीक। उसके बाद देखिए अब जो मान लीजिए केवाला की ज़मीन होगी और बहुत पहले आप खरीदे होंगे, तो हो सकता है उसका चौहद्दी उस समय अलग हो और अभी चौहद्दी बदल गया हो, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट का चौहद्दी लिखना है। चौहद्दी लिखना कैसे है, उत्तर में कौन है उसका नाम लीजिए, मान लीजिए इधर मोहन का है उत्तर में, तो मोहन लिख दिए। दक्षिण में कौन है वो लिखना है, पूरब में कौन है वो लिखना है, पश्चिम में कौन है, जिसका भी ज़मीन है वो चीज़ आपको दर्शा देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चौहद्दी समझ में आ गया। उसके बाद किस्म ज़मीन का, किस्म कहने का मतलब कि आपका जो ज़मीन है जिस पे आप दावा कर रहे हैं वो किस टाइप का है, आप उसमें खेती कर रहे हैं या आप उसमें बास कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं वो चीज़ आपको दर्शा देना है। मान लीजिए वो खेती है तो धनहर लिख दिए, यानी कि साल में 2 से ज़्यादा फसल हो रहा है, धनहर हो जाएगा। अगर साल में एक ही फसल हो रहा है तो उसको लिख दीजिएगा भीट। अगर मान लीजिए बास कर रहे हैं तो बास, पड़ती है तो पड़ती, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 8वां जो कॉलम है इसको आपको छोड़ देना है, अगर आप नहीं भर पाइएगा वो सर्वेयर जो अमीन होंगे, अमीन साहब वो भर देंगे। जमाबंदी संख्या ये आपको रसीद पे मिल जाएगा, ये याद रखिएगा कि आपको रसीद पे मिलेगा। अगर आप नया में ऑनलाइन रसीद कटवाए होंगे तो उसमें वर्तमान भाग लिखा हुआ होता है, तो वो वर्तमान भाग आपको अंकित कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 10वां कॉलम देखिए, भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार दान क्रय बंदोबस्त अन्य, मतलब कि आप इस जो ज़मीन यानी कि खाता 72 और खेसरा 132 का जो प्लॉट है उस पर किस आधार पे दावा कर रहे हैं, आपके पास इसका कौन सा साक्ष्य है, तो कौन सा साक्ष्य इसमें आपको भर देना है। अगर मान लीजिए आप केवाल की ज़मीन है तो यहाँ पे केवाला लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका काम है। और ये अभियुक्ति कॉलम है, अभियुक्ति उसके लिए होता है जिसके ज़मीन पे विवाद हो, कोर्ट केस चल रहा हो, विवादित ज़मीन वगैरह के लिए यहाँ पे आपको लिख देना है कि विवादित है, कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट नंबर डालना होता है। तो इस तरह से आपको भरना है। तो ये तो हो गया एक प्लॉट का। उसके बाद मान लीजिए आपके पास 5 प्लॉट है, तो अब क्या करेंगे, तो अब एक यहाँ तक ख़त्म हो गया, अब दूसरा प्लॉट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए 2 यहाँ लिख देना है और दूसरा प्लॉट मान लीजिए 85 नंबर खाता का है, 155 आपका खेसरा है, 15 डिसमिल है, ठीक है। फिर इसका आप चौहद्दी लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक फॉर्म के अंदर आपको 2 से 3 प्लॉट ही दर्शा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा प्लॉट है तो आप इसी फॉर्म का जीरोक्स करवा लीजिए और जितना भी फॉर्म में हो साफ साफ भर के आपको देना है, ताकि इसका जो ऑनलाइन एंट्री हो उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म भरने का तरीका। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद
स्थान है, तिथि है और आप अपना सिग्नेचर अंगूठे के साथ दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये फॉर्म जब भी आप जमा कीजिएगा तो अब मन में सवाल आ रहा होगा कि इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो देखिए, इसको फॉर्म भरने के साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, अगर आप केवाला के आधार पर दावा कर रहे हैं तो केवाला की छाया प्रति इसके साथ लगा दीजिए। आप अपना आधार कार्ड का एक छाया प्रति लगा दीजिए, ठीक है। रसीद नया कट रहा है तो रसीद का भी आप छाया प्रति लगा सकते हैं। उसके बाद जब भी आप इसको जमा कीजिए किसी भी अमीन साहब के पास, आप अपने मौजा के जो अमीन होगा उनके पास, तो आप रिसीविंग के तौर पे आप ले लेंगे। रिसीविंग कैसे मिलेगा, तो इसी पेज का आप 2 प्रति करवाएंगे, 2 फोटोकॉपी करवाएंगे, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और आपको ये 1 प्रति आपको दे देंगे और 1 प्रति वो खुद रख लेंगे। तो ये प्रोसेस है ताकि आपको बाद में वो ना बोले कि आपने जमा नहीं किया है। तो ये आपका दायित्व है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। सब कुछ आपको अमीन साहब नहीं बताएंगे, ये सब चीज़ आप खुद देखिएगा। तो ये था हमारा प्रपत्र 2 को भरने का तरीका। अगर इसमें भी अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा, और अगला वीडियो में हम प्रपत्र 3(1) को समझाएंगे कि वंशावली का अगर प्रपत्र है तो उसको किस तरह से भरा जाएगा। और भी बहुत सारे सवाल होगा ज़मीन को लेके आप लोगों के मन में, तो आप बेझिझक इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कीजिए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा और वो प्रैक्टिकली दिया जाएगा। दोस्तों, हम जो है इसी में काम कार्यरत हैं बिहार के अंदर भूमि सर्वेक्षण में, विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पे। तो कोशिश करूंगा कि जो प्रैक्टिकल जानकारी है वो आपको बताऊं ताकि आपका जो प्रॉब्लम है सोल्व हो सके, क्योंकि ये सरकार का महत्वपूर्ण योजना है और आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।